गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने वस्त्र उपयोगी जो रेशे हैं उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है स्पिनिंग प्रोसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेशे वस्त्र निर्माण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई हैं। उनसे मिलकर धागों या सूत का निर्माण होता है और फिर धागों से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो जो रेशे से सूत को या धागे को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कताई प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो रेशे होते हैं उनके एक समूह को हम खींचते हैं, उनको घुमाते हैं और उनको एक लंबे और निरंतर सूत के फॉर्म में फिर हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो कताई का जो कार्य था वो महिलाओं द्वारा या व्यक्ति द्वारा हाथ से किया जाता था, है ना। उसके बाद फिर समय के साथ आविष्कार हुए तो तकली, चरखा जैसे उपकरणों का आविष्कार हुआ जिससे जो कताई की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आई। तो चरखा जैसा कि गांधी जी का भी एक आंदोलन का सिंबल था, उन्होंने भी खुद के वस्त्रों के निर्माण पे बहुत फोकस किया था। तो हम देखेंगे कि समय के साथ तकनीकी बदली, है ना। तो उसके बाद 18वीं शताब्दी में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जेम्स हरग्रीव्स। उन्होंने कताई मशीन का आविष्कार किया, है ना। तो उसके बाद फिर कई तरह की कताई मशीनों का अब आविष्कार हो चुका है जिसके द्वारा अब हम बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा मात्रा में धागों का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कताई जो रेशे हैं उनसे सूत या धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कताई कहते हैं। तो कताई जो है उसके भी कई सारे तरीके हैं। तो मुख्य रूप से जो कताई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैकेनिकल स्पिनिंग, यांत्रिक कताई, और दूसरा है रासायनिक कताई या केमिकल स्पिनिंग। तो यांत्रिक कताई जो है वह मुख्य रूप से जो हमारे छोटे रेशे हैं जिन्हें हम स्टेपल फाइबर्स कहते हैं, सिल्क को छोड़कर जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं जिसमें कॉटन है, जूट है, लिनन है, ऊन है, यह सभी क्या हैं, छोटे स्टेपल रेशे हैं। तो जो यांत्रिक कताई है उसके द्वारा जो छोटे रेशे हैं, स्टेपल रेशे हैं, उनसे धागे का निर्माण किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से कपास, लिनन, जूट, ऊन आदि के जो रेशे हैं उनसे जब धागे बनाने की जो प्रक्रिया है वह यांत्रिक कताई द्वारा संपन्न की जाती है। इसके विपरीत दूसरी विधि है रासायनिक कताई, जिसके द्वारा हमारे जितने भी मानव निर्मित या कृत्रिम संश्लेषित रेशे हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो क्योंकि जैसा हमने जाना कि जो मैनमेड फाइबर हैं या जो मानव निर्मित रेशे हैं वह पॉलीमर्स के सॉल्यूशन द्वारा बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। तो इसमें जो सोल्यूशन है उसका एक्सट्रूज़न किया जाता है, उसको स्पिनरेट के माध्यम से गुजारा जाता है और उसके बाद लंबे धागों का निर्माण किया जाता है। तो यह कताई की दो तकनीक है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो यांत्रिक कताई है वह स्टेपल रेशों से सूत बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि जो रासायनिक कताई है वह मानव निर्मित जो रेशे हैं उनसे धागा बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अब आइए हम जो यांत्रिक कताई हैं उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर हम यांत्रिक कताई को, जैसा कि हमने जाना कि वह जो छोटे रेशे हैं उनसे धागों के निर्माण में प्रयोग की जाती है। तो जो जितने भी रेशे हैं वो लगभग एक तरह की प्रोसेस से होके गुजरते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कॉटन की जो यांत्रिक कताई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कॉटन की यांत्रिक कताई की बात करें या यांत्रिक कताई की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से ये 6 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप उसमें होता है कि रेशों को खोलना, उनको स्वच्छ करना और उनको ब्लेंड करना, उनको आपस में मिलाना।
उसके बाद दूसरा प्रोसेस होती है, दूसरा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं कार्डिंग। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं कॉम्बिंग। और फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं ड्राइंग या ड्राफ्टिंग। और उसके बाद रोविंग स्टेप आता है और अंत में फिर यांत्रिक कताई में जो रेशे हैं उनसे धागों का निर्माण किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। तो ये सभी स्टेप्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहला स्टेप है जिसको हम कह रहे हैं ओपनिंग, क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ फाइबर्स, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम कपास के रेशों को हार्वेस्ट करते हैं तो हम उनको बड़े बड़े जो गट्ठर होते हैं उनके रूप में एकत्रित करते हैं जिन्हें हम बेल्स कहते हैं। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप में देख रहे होंगे कि ये बड़े बड़े कपास के गट्ठर हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले धागा बनाने के लिए हम इन गट्ठरों को क्या करते हैं, खोलते हैं, इन्हें साफ़ करते हैं और उसके बाद जो अलग अलग ये बेल्स के जो रेशे हैं इनको आपस में एक साथ मिश्रित किया जाता है, इन्हें मिलाया जाता है। पहले ये सब काम हाथों से किया जाता था, लेकिन अब आधुनिक समय में यहाँ पर एक ब्लेंडिंग मशीन होती है जिसके द्वारा इनको ब्लेंड किया जाता है। तो जो यह मशीन होती है इसमें तेज़ गति से घूमने वाले कटीले रोलर्स लगे होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करते हैं और इसकी सहायता से जो रेशों में उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं वह अलग हो जाती हैं और रेशे लूज, ढीले हो जाते हैं। और फिर इसके बाद इनको गुच्छों के रूप में दबा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि अंत में हमें एक पतली सी चादर रूपी संरचना हमें मिलती है जिसे हम लैप कह रहे हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यह कर रहे हैं कि जो भी रेशे हैं अलग अलग स्रोतों से, जो अलग अलग बेल्स के रेशे हैं उनको हम मिलाकर एकत्रित कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। तो इस दौरान जो हमारे रेशे हैं वह साफ़ हो जा रहे हैं और उनसे कुछ मात्रा में कचरा कम हो जा रहा है। तो ये था पहला स्टेप। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं कार्डिंग। तो कार्डिंग क्या है, कार्डिंग को हिंदी में धुनाई करना भी कहा जाता है। तो कार्डिंग एक तरह से जो धागा निर्माण की प्रक्रिया है उसका एक बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार हम देखेंगे कि जो लूजली गुच्छों के रूप में जो हमें प्राप्त रेशे हैं क्लीनिंग और ब्लेंडिंग प्रक्रिया द्वारा, उसको सबसे पहली बार हम एक ढीली रस्सी जिसको हम स्लाइवर कहते हैं उसका रूप यहाँ पर रेशे ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो धागा बनना है उसका एक हमें प्रारंभिक जो रूप है ढीली रस्सी के रूप में जो हमें रेशे उसका आकार ले लेते हैं, एक तरह से धागे का आकार ले लेते हैं। तो इसलिए कार्डिंग को जो यान निर्माण की जो है एक आधारभूत प्रक्रिया कहा जाता है। तो जो कार्डिंग होती है उसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है कि जो फाइबर में उपस्थित जो अतिरिक्त अशुद्धियां हैं, जो कचरा हैं, जो क्लीनिंग प्रक्रिया से दूर नहीं हुई हैं, उनको यहाँ से हटाना। और दूसरा जो हमारे रेशे हैं जो आपस में एंटेंगल्ड हैं, उलझ रखे हैं, उन्हें आपस में समानांतर करना और उनको व्यवस्थित करना ताकि हमारी जो स्पिनिंग की प्रक्रिया है वह आसान हो सके। तो ये राइट साइड में इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो कार्डिंग की जो प्रक्रिया है वह कार्डिंग मशीन में की जाती है। इस मशीन में तार में लिपटे हुए सिलेंडरों की एक श्रृंखला होती है और इसमें छोटे छोटे कटीले दांत लगे होते हैं जो कि विपरीत दिशाओं में बने हुए होते हैं। तो प्रत्येक दांत के माध्यम से क्या होता है कि छोटी छोटी मात्रा में फाइबर पहुंचता है और जब रेशों को जो घुमाने वाले सिलेंडर हैं, जब रेशों को इन श्रृंखलाओं से गुजारा जाता है सिलेंडर्स की, तो जैसे जैसे कपास के रेशे आगे बढ़ते जाते हैं तो जो दांत हैं, सिलेंडर हैं, वो बहुत फाइन होते जाते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि हमारी जो फाइबर है वो लगभग क्या होते हैं, एक जो कार्डिंग की जो प्रक्रिया है वह इन जो तार से लिपटे हुए सिलेंडर्स हैं इनकी सहायता से क्या होती है, कंप्लीट होती है। और अब हमारे रेशे जो होते हैं वो लगभग समानांतर तरीके से हो जाते हैं। तो जो कार्डिंग की प्रक्रिया है वह क्या कर रही है, आंशिक रूप से जो हमारे रेशे हैं उनको सीधा करने का काम करती है और उन्हें एक पतली झिल्ली के रूप में, एक पतली चादर के रूप में लूजली जो
एक दूसरे से चिपकी होती है, इसके रूप में तैयार करती है। तो इस प्रकार जो हमें एक पतली सी चादर प्राप्त हो रही है ना, उसको फिर आगे फर्दर प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर हमें सस्ते या कम क्वालिटी के कॉर्डेड यान का उत्पादन करना है तो इसके बाद ही उसको स्पिन करके उनको यान बना दिया जाता है। लेकिन अगर हमें हाई क्वालिटी यान्स को बनाना है तो हमें उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेज में एक जाना होता है, जिसको हम कहते हैं, वो स्टेज है हमारी कॉम्बिंग। कॉम्ब जैसे हम कंघी करते हैं अपने बालों को, उसी प्रकार जब हमें ज़्यादा अच्छी फाइननेस, अच्छी स्मूथनेस और अच्छी मजबूती के धागे चाहिए होते हैं तो हम फाइबर को कॉम्ब करते हैं। तो जो कॉम्बिंग की जो प्रक्रिया है ये एक ऑप्शनल प्रक्रिया है, यह हर धागे के निर्माण में नहीं की जाती है। तो जो कंघी करने की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो हमारे जो बहुत छोटे रेशे जिन्हें हम नॉइल्स कहते हैं, उनको क्या किया जाता है, जो हमें स्लाइवर प्राप्त हुआ है, जो हमें एक पतली जो एक चादर सी संरचना प्राप्त हुई थी कार्डिंग के बाद, उसमें से जो बहुत छोटे रेशे हैं जो 1/2 इंच से भी कम के हैं, उन लंबाई के रेशों को हटा दिया जाता है। तो जो कॉम्बिंग की प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो हमारे रेशे हैं वो और समानांतर हो जाते हैं और इनसे छोटे रेशे भी निकल जाते हैं। तो यह कार्य कॉम्बिंग मशीन में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बारीक जो होते हैं दांतेदार कंघे लगे होते हैं। तो इन जो कंघे होते हैं ये रेशों को सीधा करने का काम करते हैं और इन्हें उच्च स्तर की समानता के साथ व्यवस्थित कर देते हैं, है ना। और जो छोटे रेशे हैं 1/2 इंच से कम लंबाई के, उनको भी अलग कर देते हैं। और इस प्रक्रिया के अंत में हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रक्रिया के अंत में हमें लंबे रेशों से बने हुए कंघी किए हुए टुकड़े प्राप्त होते हैं, तो जिसके द्वारा हम और चिकने और जो फाइन क्वालिटी का धागा है उसका निर्माण कर पाते हैं। तो जो कंघी करने की जो प्रक्रिया है, उससे जो हमारी जो यान है उसकी जो हमारी फाइननेस है, उसकी समरूपता है, उसकी चिकनाई है, उसकी मजबूती प्रभावित होती है। इसलिए हम देखेंगे कि जितने भी कंघी किए हुए जो रेशे होते हैं उनको उस पर लेबल लगा होता है, जिसे हम कहते हैं कंघी किया हुआ कपास, कॉम्ड कॉटन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रोलर्स हैं, इनके माध्यम से जब रेशे गुजरते हैं तो उसमें छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे एक समानांतर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंत में हमें लपेटा हुआ ये लैप मिल रहा है, जिसको हम आगे फर्दर प्रक्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके बाद कॉम्बिंग के बाद जो हमारी अगली प्रक्रिया आती है उसका नाम है ड्राइंग या ड्राफ्टिंग। तो जो हमारी विभिन्न कॉम्बिंग इकाइयों से या कार्डिंग इकाइयों से जो हमें स्लाइवर्स प्राप्त होते हैं, उनको आप क्या करते हैं, हम ड्राफ्टिंग जो फ्रेम होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, संसाधित या प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कई सारी जो कॉर्ड्स होती हैं, कई सारी जो स्लाइवर्स हैं या पूनियाँ हैं, उनको एक साथ मिलाया जाता है। तो हम जनरली देखते हैं कि लगभग 6 या 8 से जो कार्ड स्लाइवर्स हैं, इनको एक साथ लेके इनकी एक पूनी बनाई जा रही है। तो इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है जो कार्डिंग से प्राप्त होने वाले सेमी ओरिएंटेड जो फाइबर हैं उनको और अधिक पैरेलल वे में अरेंज करना, उनको समानांतर करना। तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि इसमें रोलर्स की एक श्रृंखला है। तो जो पहले रोलर्स हैं वो स्लो गति से मूव करते हैं, फिर आगे वाले थोड़े और फास्ट, और फिर सबसे आगे वाले बहुत फास्ट गति से रोलर स्पीड से रोलिंग करते हैं। तो इसमें एक रबर से ढके हुए रोलर हैं और नीचे हमारे स्टील के चिकने रोलर हैं। तो इनसे क्या होता है कि जब हमारा जो फाइबर है या स्लाइवर है वो इनसे होकर गुजरता है, तो ऊपर और नीचे के जो रोल्स हैं उनके द्वारा उनकी यांत्रिक गति में अंतर होता है, जिस कारण से जो हमारे रेशे हैं वह यहाँ पर क्या होते हैं, एक फाइन जो हमारा जो स्लाइवर है वह हमें 5 या 6 या 8 जो स्लाइवर है उनको मिलाकर हमें एक स्लाइवर प्राप्त होता है। तो जो ये हमारी
मैकेनिकल जो रोलर्स हैं उनकी स्पीड में जो डिफरेंस होता है ना, उसके कारण क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो टुकड़े हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो हमारा वजन है स्लाइवर का उसको भी क्या कर दिया जाता है, अब रिड्यूस कर दिया जाता है। और ऐसा करने से जो क्या होता है कि हमारे इस प्रक्रिया में जो हमारे तंतुओं के जो सीधे नहीं हुए सिरे भी हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया द्वारा। तो ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया में मेनली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें कार्डिंग या कॉम्बिंग के द्वारा जो स्लाइवर्स मिले हैं उनमें से जो स्लाइवर्स हैं उनको 6 से 8 स्लाइवर्स को लेकर एक साथ रोल करके हम एक सिंगल और कॉम्पैक्ट स्लाइवर बना रहे हैं। तो यह थी कार्डिंग की प्रक्रिया, ड्राफ्टिंग की ड्राइंग की प्रक्रिया। अब अगला जो स्टेप आता है इसमें वो है रोविंग। तो रोविंग जो है वो भी एक तरह की ऑप्शनल प्रक्रिया है, और इसका उपयोग केवल जब रिंग स्पिनिंग प्रक्रिया की जाती है, जब हम रिंग स्पिनिंग मेथड से करते हैं तभी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी हमारे खींचे गए या कंघी किए हुए जो हमारे स्लाइवर्स हैं उनको हम ड्राफ्टिंग सिस्टम में डालते हैं, और यहाँ पर जो इनका लीनियर जो मास है, जो धागों का मास है, देखो इनको कम किया जा रहा है, और कम करके उतना बना दिया जा रहा है जितना हमें अपने यान की थिकनेस चाहिए। और उसके बाद जो ये पतले जो हमारे कम मास वाले जो धागे हैं, अब इनको क्या किया जाता है, फिर बॉबिन पे छोटे लपेट लिया जाता है। तो जो रोविंग को फिर क्या करता है, ये जो बॉबिन चल रहा है इस पे इनको क्या किया जाता है, फिर लपेट लिया जाता है। तो एक बॉबिन जो है हमारा वो लगभग 1 फुट से लेकर 15 इंच तक की लंबाई का होता है, और इसका वेट 5 पाउंड के आसपास होता है। तो रोविंग की प्रक्रिया में जो स्लाइवर्स थे उनकी लंबाई को और पतला कर लिया जाता है, और उन्हें इतना पतला बना दिया जाता है कि जितनी मोटाई का हमें धागा चाहिए तो उतनी मोटाई का उसको खींच लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया होगी रोविंग की प्रक्रिया। उसके बाद हमारी अगली प्रक्रिया आती है जिसे हम कहते हैं कताई या स्पिनिंग की प्रक्रिया। तो स्पिनिंग जब हमने रोविंग की तो हमने क्या किया, रेशे को जो स्लाइवर्स थे मोटे मोटे उनको पतले धागों के रूप में खींच लिया, और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐंठन या ट्विस्ट इनकॉर्पोरेट करके इन्हें घुमाव देकर इन्हें हम धागे का निर्माण करते हैं। तो जब वो घुमाव देने की जो प्रक्रिया है, जो इनमें ऐंठन डालने की प्रक्रिया है, तो ये अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। तो इसके आधार पर जो हमारी कताई है वो 3 तरह की होती है। जब जो धागे हैं उनमें अगर हम ऐंठन, उनमें ट्विस्ट अगर हम घूर्णन धुरी या रोटेटिंग स्पिंडल के माध्यम से देते हैं तो हम उसे कहते हैं रिंग स्पिनिंग मेथड। जब एक घूमने वाले रोटेटर का उपयोग करके हम धागे में ट्विस्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनको बनाते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं रोटर स्पिनिंग या ओपन स्पिनिंग। और जब हम ट्विस्ट डालने के लिए हवा का या एयर का उपयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एयर जेट स्पिनिंग। तो यह थी, इस प्रकार हम देखेंगे कि स्पिनिंग की प्रक्रिया जो है हमारी स्टेपल फाइबर्स की वह कंप्लीट होती है, जिसमें पहला स्टेप था क्लीनिंग और मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिंग। उसके बाद हम करते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करने के बाद हम करते हैं हमारी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के बाद हम करते हैं रोविंग, और रोविंग के बाद फाइनली हम करते हैं स्पिनिंग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जाके जो हमारे छोटे रेशे हैं जिनको हम स्टेपल फाइबर कह रहे हैं उनकी स्पिनिंग प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद अब दूसरी है केमिकल स्पिनिंग। तो केमिकल स्पिनिंग हमने देखा कि हम जो पॉलीमर्स हैं जिनसे हम मैन मेड फाइबर्स बना रहे हैं उनको बनाने का एक तरीका है। तो हम देखेंगे जो केमिकल्स सॉल्यूशन है या पॉलीमर्स हैं जिनके द्वारा मानव निर्मित रेशे बनते हैं, तो उनको एक स्पिनरेट के माध्यम से इनको गुजारा जाता है, और फिर ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, तो जिसके द्वारा हमें कंटिन्यूस लंबे जो है हमें धागों का निर्माण होता है। तो जो केमिकल सॉल्यूशन है उसको स्पिनरेट से निकाल के जो धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वह भी 3 प्रकार की है। तो पहली प्रक्रिया है वो है मेल्ट स्पिनिंग, दूसरी है ड्राई स्पिनिंग, और थर्ड है वेट स्पिनिंग।
तो जो भी कोई भी मैनमेड फाइबर है तो उसको बनाने के लिए क्या होता है, कोई भी केमिकल सोल्यूशन होता है उसको स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है और फिर उसको सॉलिडिफाई या ठोस किया जाता है, जो फिर हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो जो पहली प्रक्रिया है वो है मेल्ट स्पिनिंग। तो जैसा कि मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, तो मेल्ट स्पिनिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा पॉलीमर है उसको हम क्या करते हैं, घोल लेते हैं, मतलब उसको मेल्ट कर लेते हैं और उस मेल्ट जो पॉलीमर होता है उसको फिर जो स्पिनरेट होते हैं उनके छिद्रों से होकर, स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है और फिर उसको उन रेशों को जब सॉलिड ड्राई किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो सॉलिडिफाई होते हैं तो वो धागों का आकार ले लेते हैं और फिर हम उनको एक बॉबिन में लपेट लेते हैं। तो इस जो प्रक्रिया है इसको हम मेल्ट स्पिनिंग कह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या है, जो भी पॉलीमर है, जो भी रेशा हमें प्राप्त करना है, उसका जो पॉलीमर है उसको सिर्फ पिघला के हम स्पिनरेट के छिद्रों से बाहर निकाल रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं और धागे के फॉर्म में फिर लपेट रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेल्ट स्पिनिंग। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो अगली स्पिनिंग आती है उसको हम कह रहे हैं, तो जो मेल्ट स्पिनिंग है उसके द्वारा मुख्य रूप से हम जो नायलॉन है उसके रेशे को निर्माण करते हैं। दूसरा हमारा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं ड्राई स्पिनिंग। तो ड्राई स्पिनिंग में क्या है कि ड्राई स्पिनिंग और जो वेट स्पिनिंग है इसके बाद वाली, जो ड्राई और वेट स्पिनिंग उन पॉलीमर्स के लिए यूज़ की जाती है जो पॉलीमर्स खुद से पिघलने के माध्यम से लिक्विड नहीं बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको फिर एक किसी सॉल्यूशन में, किसी केमिकल के अंदर घोला जाता है, तब वो लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होते हैं। जब पॉलीमर्स खुद से लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसके लिए तो हम मेल्ट स्पिनिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे जो पॉलीमर्स हैं जिनके द्वारा हमारे मैनमेड फाइबर बनेंगे, अगर वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित नहीं होते हैं तो उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन की, एक विलायक की ज़रूरत होती है। तो उसमें उन पॉलीमर्स को घोला जाता है, तो जिसके द्वारा हमें एक पॉलीमर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो जब हमें पॉलीमर सॉल्यूशन हमने बना लिया तो पॉलीमर सॉल्यूशन को जब हम स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारेंगे और एक गर्म हवा का एक चैम्बर है जिसके थ्रू ये जो स्पिनरेट से गुजरा हुआ सोल्यूशन है यह पास होता है, तो जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारे जो रेशे हैं वो हमारे जो हमारा धागा है, ये जो हमारा सोल्यूशन है वो सॉलिडिफाई होकर धागे का निर्माण कर देता है। तो इसके बाद इसे बॉबिन्स पे लपेट लिया जाता है। और इसके विपरीत अगर हम मेल्ट स्पिन या वेट स्पिनिंग देखेंगे तो वेट स्पिनिंग में भी सेम है। जो पॉलीमर है उसको हमने किसी जो केमिकल है, कोई सॉल्वेंट है, उसमें हमने घोला और उसका एक सोल्यूशन बनाया, एक पॉलीमर सोल्यूशन बनाया और उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम उसको वाटर में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कोई लिक्विड जो मीडियम है ना, उसमें हम उसको जो स्पिनरेट के छिद्र हैं उनसे जो हमारा जो एक्सट्रूजन होगा वो किसी लिक्विड मीडियम में हो रहा है। तो जब लिक्विड मीडियम में हो रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेट स्पिनिंग। तो एक्सट्रूजन के बाद, वेट स्पिनिंग के बाद जो हमारे जो धागे सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं उन धागों को हम एक बॉबिन पे एकत्रित कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारी केमिकल स्पिनिंग ही है, जो मैनमेड फाइबर है, उनको बनाने की भी 3 विधियां हैं। जब हमारा पॉलीमर पिघला के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो तब हम जो मेल्ट स्पिनिंग है उसका उपयोग करते हैं। और जब हमें जो हमारा पॉलीमर्स है उसको घोल के हमें एक्सट्रूजन करना होता है तो फिर हम ड्राई स्पिनिंग और वेट स्पिनिंग का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आई होप आपको स्पिनिंग की प्रक्रिया समझ आ गई होगी, साथ ही मैकेनिकल और केमिकल स्पिनिंग के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।